इंसान के शरीर में 2 किडनी होती है। इसका प्रमुख रोल जो होता है वो एक्सक्रीशन का होता है। एक्सक्रीशन के अलावा भी किडनी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। ब्लड का क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन टेस्ट कराना चाहिए। तो किडनी के ख़राब होने की गति को हम जितना धीमा कर सकें, डायलिसिस के भी 2 मोडालिटीज़ हैं। बिना मास्क के बाहर नहीं निकले, मास्क बहुत ज़रूरी है। जिसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप अपने जीवन लाइफस्टाइल में एंजॉय ना करें। नमस्कार, मैं हूं सत्यकाम और आप देख रहे हैं द सत्य टॉक्स। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्वास्थ्य की और हमारा विषय है किडनी। आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें हमारे और आपके मन में उठने वाले जो सवाल हैं कि किडनी क्या है, इसका हमारे शरीर में क्या रोल है, किडनी की परेशानी के जो 3 फेजेस होते हैं जिसमें क्रिएटिनिन का बढ़ना या पेशेंट का डायलिसिस पे जाना या किडनी ट्रांसप्लांट होना, इन तीनों फेजेस में मरीज को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, उनकी अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या शारीरिक व्यायाम करना चाहिए और किस तरह की अन्य चीज़ों का ख्याल रखें, इन सारे विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ हैं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन। सबसे पहले हम डॉक्टर हर्षवर्धन से ये जानना चाहेंगे कि किडनी क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या रोल है। आमतौर पे इंसान के शरीर में 2 किडनी होती है और इसका प्रमुख रोल जो होता है वो एक्सक्रीशन का होता है। मतलब हमारे और आपके शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो खून से छनते हुए पेशाब के रास्ते बाहर आते हैं। तो ये इसका प्रमुख मेन काम होता है जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्सक्रीशन के अलावा भी किडनी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। ये हमारे और आपके हड्डी के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है, बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। ये हमारे और आपके खून बनाने की क्षमता में इसका उपयोग होता है। ये हमारे शरीर में जो ग्लूकोज़ होता है, जो ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है, तो हम सिर्फ उसको जानते हैं कि वो सिर्फ एक्सक्रीशन में काम आता है। ये नहीं है, उसके और बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। किडनी खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? किडनी खराब होने का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पेन किलर्स हैं जो हम बिना डॉक्टरी सलाह के आमतौर पे ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं। पेन किलर लंबे समय तक खाना एक उसका बहुत बड़ा कारण है। परिवार में अगर आपके किडनी की समस्या है तो कई बीमारियां किडनी की आनुवांशिक बीमारियां होती हैं। तो अगर आपके परिवार में किसी को किडनी की बीमारी है तो आप में बीमारी होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। उसी तरीके से पेशाब के रास्ते में रुकावट होना, और कई बार हम मान लीजिए कि कोई दवाइयों का सेवन भी कई बार बहुत लंबे समय तक करते हैं। तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे कि किडनी पे असर होता है, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसके लंबे सेवन की वजह से किडनी पे असर होता है। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन जिसको रहेगा उस पर असर होता है, लेकिन प्रमुख कारण डायबिटीज़ है। किडनी की बीमारी से बचने के लिए क्या सावधानियां ज़रूरी हैं? एक तो देखिए, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि किडनी ख़राब होने के जो प्रमुख कारण हैं, तो अगर उनमें से कोई भी कारण अगर आप में है, जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दर्द की दवाइयों का सेवन आपने लंबे समय तक किया हो, या आपके परिवार में किडनी की बीमारी हो, या पेशाब के रास्ते में रुकावट रहा हो, तो आम तौर पे ऐसे जो भी मरीज़, जिसको हम कहते हैं कि जिनको रिस्क फैक्टर है किडनी की बीमारी होने का, तो जिनको भी रिस्क फैक्टर्स है उनको एक नियमित रूप से अपने ब्लड का क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि आम तौर पे क्रिएटिनिन तभी बढ़ना शुरू होता है जब कम से कम किडनी 50% से ज़्यादा आपकी ख़राब ऑलरेडी हो चुकी होती है, जब आपका क्रिएटिनिन बढ़ पाया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक रिस्क फैक्टर कैरी करते हैं तो आप नियमित रूप से आप जांच कराएं अपनी किडनी का। किडनी खराब हो जाने पर क्या करें? जब किसी की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके पास आगे या तो किडनी की ख़राबी बढ़ती रहती है, और एक समय आता है जब उसे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो किडनी के ख़राब होने की गति को हम जितना धीमा कर सकें वो सारा उसमें आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। दर्द की दवाइयों का सेवन नहीं कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, तो आम तौर पे किसी भी स्वस्थ आदमी के लिए जो भोजन
है और जो प्रिकॉशन किसी भी एक स्वस्थ आदमी को भी लेना चाहिए वही आमतौर पे किडनी के मरीज़ों को भी सेम ये रखना है, जिसमें कि जैसे कि तली हुई चीज़ नहीं लें, ऑयली चीज़ें नहीं लें और एक संतुलित आहार लें। किडनी खराब हो जाने पर हमारे पास क्या विकल्प है? एंड स्टेज रीनल डिजीज़ अगर किसी को है तो उसके पास दो विकल्प होता है, या तो वो डायलिसिस पे जाए या ट्रांसप्लांट पे जाए। एक हम कहते हैं जिसको प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कहते हैं, कि हम बिना डायलिसिस पे गए हम स्ट्रेट अवे ट्रांसप्लांट पे चले जाएं जब मेरी किडनी की क्षमता बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो यही आपके पास दो विकल्प बचते हैं। और डायलिसिस के दो मोडालिटी हैं, ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। यूजुअली हम हीमोडायलिसिस के बारे में जानते हैं, बट डायलिसिस की एक और मोडालिटी होती है जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, जिसको कि पेट वाली डायलिसिस कही जाती है। तो डायलिसिस के भी दो मोडालिटीज़ हैं और उसके अलावा फिर किडनी ट्रांसप्लांट है। डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पेशेंट का भोजन कैसा हो? जैसा कि मैंने कहा कि जो स्वस्थ खाना है जो किसी आम आदमी को खाना है वो ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए भी है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ऐड करना है कि जब आप की डायलिसिस होती है तो डायलिसिस के समय आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी होती है। तो जितने भी हाई प्रोटीन डाइट है वो आप लें, क्योंकि डायलिसिस में भी प्रोटीन लॉस होता है। तो कोशिश ये करना है कि जितना प्रोटीन का मात्रा आप बढ़ा सकें वो आपके लिए बेटर रहेगा। किसी भी प्रकार की महामारी के समय डायलिसिस मरीज क्या करे? अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इस सवाल का मैं थोड़ा सा डिटेल में जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले ये समझना है कि कोरोना के काल में अगर कोई मरीज़ सबसे ज़्यादा सफ़र किया है तो वो किडनी के पेशेंट सफ़र किए हैं, जहाँ पे वो डायलिसिस कराते रहे होंगे। तो जैसे वो पॉजिटिव आते हैं तो हम यूजुअली उनको दूसरे एक सेंटर पे शिफ्ट होने कहते हैं, जो डेडिकेटेड डायलिसिस सेंटर्स फॉर कोविड पेशेंट्स हैं। और अगर जो ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं उनमें कोविड होने की संभावना, या डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनमें कोविड होने की संभावना, या किडनी पेशेंट्स हैं उनमें कोविड होने की संभावना आम मरीज़ों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, और कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ हद तक इन मरीज़ों में ज़्यादा होता है। और ये भी समझना है कि कोविड वायरस जो है, हम सब जानते हैं कि वो लंग्स और सांस और इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, बट कोविड से आपकी किडनी पे भी असर पड़ता है। कोविड वायरस आपकी किडनी पे भी उसका प्रभाव होता है। और ये बात भी समझना है कि अगर आपको पहले से किडनी की बीमारी रही है तो कोविड जैसे होता है तो आपकी किडनी ख़राब होने की संभावना और बढ़ जाती है। अब सवाल है डायलिसिस का। तो डायलिसिस के लिए आमतौर पे हम ये कहते हैं कि अगर डेडिकेटेड डायलिसिस सेंटर कोविड की मरीज़ों के लिए रहे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम एक जगह कोविड के पेशेंट्स की डायलिसिस कर सकेंगे प्रिकॉशन लेके, और चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन कम रहेगा। या फिर हम सबसे डायलिसिस के अंतिम शिफ्ट में करें, जहाँ पे कम से कम पेशेंट्स हों और उनका इंटरेक्शन कम से कम हो और इन्फेक्शन का चांसेस कम हो। जो मरीज़ जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और जो होम आइसोलेशन पे रहते हैं, उनको भी हम कहते हैं कि आप कम से कम डायलिसिस सेंटर आएँ और अपनी डायलिसिस करा के जाएँ नॉर्मल मरीज़ों की तुलना में। बट डेफिनेटली अगर आप में सिवियर सिम्टम्स हैं तो बेटर है कि आप एक अस्पताल में एडमिट हो जाए और वहाँ पे डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो। हमारे बिहार में भी अनफॉर्चुनेटली जिस समय कोविड की महामारी शुरू हुई, हमारे बिहार में भी बहुत हद तक किडनी के मरीज़ सफ़र किए हैं। शुरुआती दौर पे बहुत कम सेंटर्स ऐसे थे जो केटर कर रहे थे। शुरुआती में सिर्फ एम्स पटना ही एकमात्र सेंटर था जो कि डायलिसिस पेशेंट्स को केटर कर रहा था और डायलिसिस हो रही थी, और मेरी नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा वहाँ की गई थी। तो उस दौरान मैंने देखा कि बहुत बड़ा चैलेंज था, बट ग्रेजुअली और भी सेंटर्स ओपन होना शुरू हुए और उन्होंने भी किडनी पेशेंट्स जो हैं डायलिसिस पेशेंट्स की डायलिसिस की सुविधा दी गई उनको। महामारी के समय डायलिसिस मरीज डायलिसिस कैसे करे? देखिए, इसमें दो चीज़ हैं। एक होता है जिसको हम होम डायलिसिस कहते हैं, और जिसको एक तरह की डायलिसिस पद्धति, जैसा मैंने शुरू में कहा, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो एक अगर हीमोडायलिसिस है और अगर आप अपने घर पे भी उसकी व्यवस्था कर लें, एक डायलिसिस मशीन उपलब्ध हो और बाकी सारा अरेंजमेंट हो सके, तो एक होम डायलिसिस की व्यवस्था होती है कि आप घर पे होम हीमोडायलिसिस कर लें। आजकल मशीन्स में भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। मशीन को छोटा पोर्टेबल बनाया गया है जिसको कि आप घर पे ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक पेरिटोनियल डायलिसिस का सवाल है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको किसी सेंटर को विज़िट नहीं करना है। आप खुद से वो डायलिसिस आप अपने घर पे कर सकते हैं, जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है वो अपना ख्याल कैसे रखें? जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है उनको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं, ख़ासतौर पे आपके इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस, उनको टाइमली लें, एक भी डोज मिस ना हो। ये सबसे बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पे चूँकि आपके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो अपने
लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन करें, जैसे कि कोशिश करें कि भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाएं, जो जगह बंद हो, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो, वहाँ पे कोशिश करें अवॉइड करें जाने के लिए। ख़ास तौर पे जिस समय कोविड है, आप जानते हैं, तो कोशिश करके बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें। मास्क बहुत ज़रूरी है, जैसे सब लोगों के लिए, आपके लिए और विशेष ज़्यादा ज़रूरी है। बट इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप अपने जीवन लाइफस्टाइल में एंजॉय ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, आप आराम से म्यूज़िक सुनिए, बाकी भी जो आपके हॉबीज़ हैं वो आराम से आप कर सकते हैं, बट ये विशेष प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भोजन कैसा हो? मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, खाना, स्वस्थ भोजन सबके लिए ज़रूरी है। कोई एक जो अस्वस्थ हो और एक स्वस्थ हो, हर एक आदमी को ये कोशिश करना चाहिए कि सामान्य संतुलित आहार जो है वो सबके लिए लें। और वैसा ही किडनी के जो मतलब ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, उनको भी नॉर्मल साफ़ सुथरा खाना खाएं। ऐसा ना करें कि आज रात को मैंने रखा, कल मैं मॉर्निंग में खा रहा हूँ। कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल ताज़ा और गर्म घर का बना हुआ खाना कोशिश करें कि खाएँ जितना पॉसिबल हो। किडनी ट्रांसप्लांट मरीज क्या क्या शारीरिक कार्य कर सकते हैं? आमतौर पे ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। आमतौर पे वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि एक सामान्य सामान्य एक आदमी कर सकता है। तो ऐसा कोई फिज़िकल एक्टिविटी में प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट एक्सरसाइज और रूटीनली करना चाहिए उनको। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपके मन में आने वाले बहुत सारे सवालों का जवाब भी आपको शायद मिल गया होगा। आप अपना विशेष ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।